23 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन है, लेकिन उससे पहले वोट जिहाद को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी मुस्लिम संगठनों के वोट जिहाद को अब मुद्दा बना रही है। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है जो चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ के दिए हुए बयान को कंसिडर भी कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी का वीडियो बाकायदा रैलियों में दिखा भी रहे हैं। उनका ऑडियो लोगों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे महाविकास अघाड़ी के लिए मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं सबके बयान आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जो वीडियो दिखा रहे हैं और सज्जाद नोमानी का जो बयान सुनवा रहे हैं लोगों को, वो क्या है वो सुनिए। या महाराष्ट्रामध्ये मतांकरता पाय चाटणं चाललेलं आहे आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय। वोट जिहाद मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे। काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। मरकजी आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ रहो, अगर एक है तो सेफ है। मस्जिदों में जुमे के बयानों में आहिस्ता आहिस्ता, पहले निजी मजलिसों में जहन बनाओ कि ज्यादा बुरों के मुकाबले में कम बुरों को चुनकर लाना, यह हमारी जिम्मेदारी। ये पैगाम मेरा पूरा महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि ये पैगाम एक एक गली कूचे, एक एक कच्चे पक्के घर के वोटरों तक पहुंचे। सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, दलितों तक भी, मराठों तक भी, सिखों तक भी, क्रिश्चियंस तक भी, जो लोग रहते हो, पूरे मुल्क को इस जालिम हुकूमत से छुटकारा दिलाने की नीयत से वोट डालना है। क्योंकि जानने वाले ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर ये सरकार बड़े मार्जिन से हार गई तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। हर इलाके के अंदर कुछ नौजवान इसकी मेहनत करें कि वो कुछ ऑटो रिक्शा वालों को तय कर लें और उनको घर घर जा जाकर उन ऑटो पर बिठाकर पोलिंग बूथ तक लाएं और उनको वोट देना समझाएं। ये काम हर इलाके के, हर मस्जिद के अंदर अगर इतनी मेहनत हो गई तो बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इन्हें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे महाविकास अघाड़ी के प्रचार की कमान सज्जाद नोमानी साहब ने उठा ली। हर्षवर्धन जी, देखिए ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। और एक बात बार बार मैं कहता रहा हूं कि कर्नाटक चुनाव ने राहुल गांधी को एक तरह से आश्वस्त कर दिया कि मुसलमानों ने अब उनको अपना नेता मान लिया है। अब दिल्ली की हुकूमत जालिम हो गई। भारत के लोगों ने इस देश के लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, 1947 को हम आजाद हुए, फिर गणतंत्र बन गए, 1952 से हमने संविधान स्वीकार कर लिया। हम जिस व्यवस्था में चले आ रहे हैं उसमें नेहरू जी से लेकर आज ने नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इस तरह से क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए जालिम हुकूमत, किसी पार्टी की सरकार के लिए जालिम हुकूमत, इसको उखाड़ कर फेंक देंगे? कितना सलीके से वो बता रहे हैं, लग रहा है जैसे किसी कंपनी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो दे रहे हो। उसमें वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चे तय कर लें,
ऑटो से ले जाएं, लेकर जाएं, एक एक घर तक पहुंचिए, कच्चे पक्के घर तक पहुंचिए। क्या ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कितना भला हो गया, उसकी हम बात करेंगे? क्या ये बात करेंगे कि मोदी सरकार में मुसलमानों का कौन सा बुरा हो गया इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे? और अगर ये कहते कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 साल में मुसलमानों का बहुत बुरा हो गया, हम ये 10 पॉइंट बता रहे हैं, तो मैं भी अभी कहानी कुर्सी की में कहता भाई इनकी बात सुन लो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये देश में जहर बो रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दलित, मराठा, सिख इसलिए चाहिए कि वो जो एक है तो सेफ है का नारा है वो टूट जाए। इनको कोई देश की एकता नहीं चाहिए। और ये जिस तरह से कह रहे हैं, क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक राज्य में सरकार बदले तो दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? ये कोई फॉर्मूला है क्या? लेकिन इनको अब भी उम्मीद है। ये इतना उम्मीद से है कि 4 जून के चुनाव परिणामों के बाद इनको लगा था कि थोड़ा कुछ मामला मोदी का खराब हो गया, अब बेहतर दिख रहा है, तो ये फिर से एक तरह से कहें कि साजिश कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र विरोधी विचार है कि किसी एक राज्य में सरकार बनाओ फिर केंद्र की सरकार को गिराने की हम साजिश रचेंगे। मुझे लगता है ये बेहद खतरनाक है। और तब ये नारा जब सुनाई देता है तो लोगों पर उसका असर भी होता है। ये समीर जी, ये सज्जाद नुमानी जी जो है, जब वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि मराठा तक जाओ, सिखों तक जाओ, ईसाई तक भी जाओ, दलितों पर भी जाओ। वो बोल देते हिंदू तक भी जाओ तो भी तो बात समझ में आ जाती। उनका टारगेट है ही नहीं कंप्लीट हिंदू फ्रेटर्निटी, उनका टारगेट तो है दलित, मराठा। बिल्कुल। और अब देखिए 2019 का अगर आप विधानसभा महाराष्ट्र का देखेंगे तो किस तरीके से ओबीसी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन किया था और एक समीकरण बनाया था कि मुस्लिम और दलित मिलकर महाराष्ट्र के अंदर सत्ता बनाने की तैयारी की थी उन लोगों ने। और इस बार भी ये कोशिश की थी, लेकिन इस बार प्रकाश अंबेडकर के साथ ओबीसी का गठबंधन हो नहीं पाया। देखिए वोट जिहाद की बात देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगाते हैं ओबीसी जब महाराष्ट्र के अंदर आते हैं कि देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद का बात किसने की थी 2024 के लोकसभा चुनाव में? सलमान खुर्शीद की भतीजी ने पहली बार उस बात का जिक्र किया था। और जब देवेंद्र फडणवीस मालेगांव मॉडल का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से मालेगांव की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,90,000 वोट एक तरफा पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 3,500 वोट से हार जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस तो बताएंगे ना कि किस तरीके से वोट जिहाद किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र की मुंबई में बैठकर मुस्लिम कम्युनिटी से बताते हैं फोन पर और मीटिंग करके कि किस तरीके से तेलंगाना में हम मुसलमानों को सुविधाएं दे रहे हैं, अगर एमवीए की सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी की तो महाराष्ट्र में भी वही मुसलमानों को सुविधाएं दी जाएगी जो तेलंगाना में दी जा रही है। तो इस तरीके से एक खास वर्ग को जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ये वोट जिहाद है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है वोट जिहाद का? इसमें 3-4 चीजें हैं मीनाक्षी। पहली बात तो ये है कि जो वोट जिहाद वाला कंसेप्ट आया लोकसभा चुनाव में, जैसे आपने देखा कि कई सारी सीटें महाराष्ट्र की ऐसी थीं, जैसे एक लोकसभा सीट में मान लीजिए कि 6 या 7 विधानसभा सीटें हैं, उन 6-7 विधानसभा सीट में से 5 में ऐसा दिख रहा है कि सामान्य वोटर्स हैं, 2 ऐसा है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। उन सीटों पे ऐसा हुआ, जैसे धुले की सीट पे ऐसा हुआ कि 5 विधानसभा सीट पे बीजेपी का जो कैंडिडेट था गठबंधन का वो आगे है। जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार को इतने बड़े मार्जिन से वोट मिला कि उसने 5 के गैप को मेंटेन करके और चुनाव में जीत हासिल कर लिया। तो वहाँ पे सीधे सीधे गया कि भाई माइनॉरिटी ने कैसे वोट किया। रह गई बात अब नुमानी की बात कर लें अगर वो अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलती कहाँ हो रही है? जो 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो ये कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मस्जिद का इस्तेमाल करने को ये बात कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? मतलब कुछ ऐसे नैरेटिव चलाए जाएंगे, ऐसी साजिश चलाए जाएंगे जो इस सरकार को डिस्टर्ब करे। भाई एक चुनी हुई सरकार है, इसी देश के लोगों ने वोट करके चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपी है और उसको आप कह रहे हैं कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? और नहीं अगर चलेगी तो इसको नहीं चलने देने के लिए आप क्या करने वाले हैं? कौन सी साजिश करने वाले हैं? किस प्रकार को उपद्रव करने वाले हैं? कैसे नैरेटिव चलाने वाले हैं? और अगर ऐसा सब कुछ करने वाले हैं तो किन लोगों का सहयोग आप लेने वाले हैं? वो ज़्यादा चिंताजनक बात है। तीसरी चीज़ कि इस कम्युनिटी को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ये कहते हैं और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग में कहते हैं कि मुस्लिम वोट दें या ना दें इसकी चिंता ना करें, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके दरवाजे तक कैसे पहुँचे इसमें संगठन को लगाएं और रीच आउट करें। और दूसरी तरफ उस कम्युनिटी के मुल्ला इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ा मसला मीनाक्षी ये है कि पहले के सिस्टम में लोगों को इनको सर पे बैठाया जाता था, अब का जो सिस्टम है वो सामने बराबरी के स्तर पे बैठने को कहता है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे ये लोग। मैं विजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इससे लेकर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भी कैसे एकनाथ माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस ने इसका बचाव किया, वो एक बार सुना देते हैं। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता।
इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। अच्छा, जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार के लिए, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अजीत पवार उतने कंफर्टेबल नहीं है और ना ही इस वोट जिहाद, इस टर्मिनोलॉजी के साथ वो इतने कंफर्टेबल है। ये मैं क्यों कह रही हूं वो आपको अजीत पवार के बयान से समझ में आएगा, आप सुनिए। बीजेपी कैंपेन का सबसे बड़ा नारा है कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और आप कह रहे हैं कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही ना। नहीं ना, बटेंगे कटेंगे इसके बारे में बहुत से बीजेपी के लोगों का भी अलग राय है, नंबर 1। नंबर 2, एक है तो सेफ है। पहले ही नारा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, देश के सबका साथ सबका विकास। देश एक है, देश एक है, हम सब भारतीय है तो सेफ है। क्या कहते हैं, एक है सेफ है, चलेगा आपको? अरे बाबा, मैं उस एंगल से देखता हूं। पिनाक जी हर एक अलग अलग एंगल से देखते होंगे, आप भी अलग एंगल से देखते हो, वो तुम आपका अधिकार है। मैं उसमें से ये देखता हूं हम सब एक है, सब एक है तो सेफ है। अजीत दादा, आप बहुत बेबाकी से और अपनी राय, बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी खुलकर रख रहे हैं। वोट जिहाद अजीत दादा की नजर में वोट जिहाद है या नहीं है? उसके बारे में थोड़ा सोचकर बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव आया है 20 तारीख को। मैंने उसके बारे में किसके कारण ये स्टेटमेंट आया है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो जरा, बाकी के बारे में मैंने तो तुरंत मेरी राय दे दी जी। थोड़ा हम बैठकर सोचकर, मैं तो सेक्युलर विचारधाराओं का है। पर आपको लगता है ऐसा कुछ होता है वोट जिहाद जैसा? नहीं, मैं वही बोलता हूं कि उसके बारे में मैं जरा थोड़ा ज्यादा मालूमात करके, थोड़ा स्टडी करके मैं मेरी राय दूंगा। विजय जी, वोट जिहाद के मुद्दे पर तो अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मुझे पहले इसे थोड़ा समझना होगा। ठीक है, वहां पर कब समझ डेवलप होगी, क्योंकि अब तो चुनाव में बस 20 तारीख को मतदान की तिथि आ गई है। और दूसरी बात, वो जब ये कह रहे हैं एक है तो सेफ हैं, मैं यूं पूछ सकती हूं, महायुति में है, एक है, सेफ है, लेकिन बीजेपी की उस बटेंगे तो कटेंगे की आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। वो ये कह रहे वो नारा नहीं चलता। इसके पीछे क्या वो जो एनसीपी की अभी तक की शिक्षा रही है, जो एनसीपी में उन्हें तैयार किया गया है जिस विचारधारा पे, वहां पे उन्हें हिंदू वोटर्स की आवश्यकता नहीं, उन्हें मुस्लिम वोटर्स की आवश्यकता ज्यादा समझ में आ रही है। ऐसा है मीनाक्षी? या मैं ज्यादा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। पिनाक जी ने, जो आपके सहयोगी हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू उन्होंने किया, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था बहुत देर अजीत पवार साहब को, क्योंकि मैं कैंपेन में देख रहा था तो वो एक खास तरह की टोपी लगाकर ही कैंपेन कर रहे थे। तो वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं पहचानने में थोड़ा, मराठा टोपी थी वो। तो बहुत दिनों बाद मैं, मतलब देर लगी मुझे पहचानने में, लेकिन उन्होंने बात की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि महायुति में हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और वहां से बटेंगे तो कटेंगे ना। ये भी उनको बात समझ में आ रही है। लेकिन नारा नहीं चलेगा, नारा नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो अपना वोट बैंक है, जो एनसीपी का वोट बैंक है, वो एक अलग वोट बैंक है, और वो समझ रहे हैं। अजीत पवार साहब को ये बात समझ में आई है कि वो भले ही महायुति के साथ हो, लेकिन महायुति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का वोट उन्हें नहीं मिल रहा है।
ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मोटे तौर पर होगा 10-20% हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर नहीं हो रहा। तो इसलिए जरूरी है कि वो अपना जो वोट बैंक है, जो विरासत में वो एनसीपी के साथ लेकर आए हैं, उस वोट बैंक के साथ चले। और उस वोट बैंक में वोट जिहाद की बात, बटेंगे तो कटेंगे की बात वो नहीं चलती इसको। लेकिन यदि बहुत आसान नहीं है, इसको दूसरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी से भी देखें तो ये कि यहाँ तो वो हिंदू वोट वो ले लेंगे, अब ये अपनी कोशिश जारी रखे कि वो मुस्लिम वोट तो ले ये आए। बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। यदि हम सोच रहे हो कि अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ये बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं ना। अजीत पवार साहब यदि कुछ वोट 10%, 15%, 5% जो भी आप कहें मुसलमानों का वोट लेकर आते हैं, तो वो महाविकास आघाड़ी के वोट को कम करेंगे ना, तो वो बीजेपी को ही मदद करेगा फाइनली। इसलिए हम अपेरेंटली सोचते हैं कि अजीत पवार बिल्कुल खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि बीजेपी के खिलाफ होते तो बीजेपी क्यों नहीं निकाल देती, क्यों नहीं एक्शन किसकी मदद करे पहले तो यही पता चल जाए अपनी भी मदद कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, अजीत पवार का वोट ये मानना कि सिर्फ मुस्लिम वोटर उसके साथ है, ये ठीक नहीं है। एंटी बीजेपी वोट अजीत पवार का है बेसिकली। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट देखेंगे तो खाली मुसलमान वोट नहीं है, जो बीजेपी को वोट नहीं करता वो कांग्रेस का जो वोट है, जो शरद पवार का वोटर रहा वो वोट रहा है। और अजीत पवार इस बात को जानते हैं कि शरद पवार से उनकी जो पश्चिम महाराष्ट्र में लड़ाई है वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ना पड़ रही है। उनका वोट जो करने वाला है वो तो शरद पवार को वोट करेगा या उनको वोट करेगा। बीजेपी का वोटर बहुत बड़ा उन्हें वोट मिलने नहीं वाला है, और भविष्य की राजनीति वो देख के चल रहे हैं। 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा उसके हिसाब से सीटों का समीकरण सभी राजनीतिक दलों का बनेगा। उसके बाद अजीत पवार ये तय करेंगे कि उन्हें केक में बड़ा हिस्सा कहां मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें महाविकास आघाड़ी में जाकर कोई बड़ी राजनीतिक पद मिलने की संभावना बनती है, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उस महाविकास आघाड़ी में जाने के लिए। वह अभी 23 तारीख की लड़ाई लड़ रहे हैं और जानते हैं कि अगर वो महायुति के सारे जो बटेंगे तो कटेंगे और सबका समर्थन करेंगे तो वह अपनी राजनीतिक विरासत पूरी गवा देंगे। ना उनको बीजेपी का वोट मिलेगा, ना अपना वोट अपने पास रहेगा। और यही कारण रहा कि उन्होंने कहा था कि मैं 10% टिकट मुस्लिमों को दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने इसका मतलब जो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ वो केवल अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं देवेंद्र, तो केवल हाँ निश्चित तौर केवल अपने वोटर पे, और आगे अपना भविष्य भी देख रहे हैं कि भाई उनको नहीं पता ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कब तक ये रहने वाला है, तो आगे जब कहाँ जाना होगा। दूसरी चीज देखें कि अभी के इंटरव्यू में उनका टोन डाउन है। पहले दिन तो जब ये बोला गया था, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जैसे रिएक्शन देना शुरू किया, सोचिए देवेंद्र फडणवीस का ये तक कहना कि बहुत दिनों तक उधर थे इसलिए उनको ज्यादा समझ नहीं है, इससे ज्यादा मुखर तरीके से अपने सहयोगी दल के बड़े नेता को क्या कहा जा सकता है। तो उनको यह समझ में आ गया कि बीजेपी इस पे बहुत एग्रेसिव है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं बोला जाए। दूसरी तरफ आप देखें तो अगर नवाब मलिक आपके कैंडिडेट हैं, नवाब मलिक से कल पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उसमें गए नहीं, तो उनका यह कहना था कि वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था, मोदी का कार्यक्रम था और हम क्यों जाए। तो अब इस तरह की अगर स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं, और अजीत पवार को बेहद खास हम खास हैं, तो इससे आप समझ सकती हैं कि अजीत पवार की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है। और वहां पे इस तरह के नारे को लेकर निश्चित तौर पे वो अनकंफर्टेबल रहेंगे, खासतौर पे तब जब उनको पता ही नहीं है कि आगे का उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। बार बार विजय जी इसलिए इशारा भी करें उनकी टोपी पर, तो गौर करिए। हर्षवर्धन जी, गौर किया आपने टोपी पर? नहीं, मुझे लगता है वो तो मैं पहचान नहीं पाया था, इसलिए मेरी गलती है। अच्छा ठीक है। अजीत पवार की पूरी राजनीति अगर देखें तो एकदम ठीक काम कर रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कल भी बात कही कि कोई मर्जर तो हुआ नहीं है, कोई बीजेपी के साथ उनका विलय नहीं हुआ है, और इस तरह की राजनीति में अपने वोट बचा पाना इससे बड़ी रणनीतिक सफलता नहीं होती। अब लोकसभा चुनाव में वो उस तरह से वोट नहीं बचा पाए हैं, तो अभी जाहिर है उनको ज्यादा रिएक्ट करना है, लेकिन एक लेवल के आगे नहीं रिएक्ट करना है कि ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो उनसे बिदक जाए। तो ज्यादा जिसको कहें कि फाइन बैलेंसिंग की जरूरत अजीत पवार को है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो बहुत मजबूती के साथ अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उसमें उसको एक बड़ा लाभ यह है कि जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना पार्टी है वो पूरी तरह से उसी लाइन के साथ चलती है, बल्कि उनको तो दो कदम 2 डिग्री और आगे वो चलते हैं, तो थोड़ा आनंद में रहते हैं। तो इस तरह के माहौल में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो एक तरह से कहें कि बाला साहब ठाकरे के समय वाली जो कैंपेन हुआ करती थी उस कैंपेन के साथ चल रहे हैं। और उसमें देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से आक्रामक है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में महाराष्ट्र का कोई नेता आज तक ऐसा आक्रामक नहीं हुआ है। उसका कितना लाभ मिलेगा ये भी एक देखने वाली बात है। ये क्या ऐसे कहा जा सकता है विजय जी, 2 धारी तलवार पर इस वक्त अजीत पवार चल रहे हैं, क्योंकि अपने वोट बैंक को भी बचाना है, महायुति में भी बने रहना है, वहां पर भी अपनी पोजीशन को सिक्योर करके चलना है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस अगर इतना कड़ा बोल भी जा रहे हैं तो उसे बचाना पड़ेगा। आप उनका विशेष कृपा कर रहे हैं, दुधारी तलवार नहीं है, उनके पास 2 दरवाजे हैं। अच्छा, और यदि एक दरवाजा डबल अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रहे हैं, जैसे समीर जी ने भी कहा कि भाई वो अपने उस वोट बैंक के साथ आज खड़े हुए हैं और महायुति में सेफ हैं,
तो मान लीजिए जरूरत पड़ी, कई जगह होता है ना, जैसे तब तो फिर बीजेपी सोचे ना इनकी जरूरत कितनी। आपके स्टूडियो में दरवाजा जो है ना वो एक ही तरफ खुलता है, बहुत सारी जगह पर दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। अजीत पवार जी ने वही दरवाजा लगा रखा। देवेंद्र इसमें दरवाजे पे नहीं, लेकिन नहीं, हाँ। इतना आसान मामला नहीं है, वो दबाव में ज्यादा है। लोकसभा दबाव चुनाव में के बाद से ज्यादा है। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था, उनको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि ऐसा तो नहीं कि फिर बीजेपी इसमें झटका दे देगी। और अगर मान लीजिए महायुति की सरकार बन जाती है और उसमें बीजेपी और शिवसेना के नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, अजीत पवार के कम होते हैं जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि फिर कैसा असर उनके ऊपर रहेगा। दूसरी तरफ जो दूसरा ऑप्शन है उसको उन्होंने इतना तीखा कर दिया है कि वहाँ लौट के जाने पे भी अगर चले भी जाएं और शरद पवार एक्सेप्ट भी कर लें तो क्या ही ट्रस्ट रह जाएगा। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि अजीत पवार के दोनों हाथ में लड्डू है, वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। और दबाव का सीधा नतीजा आप देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से खोल के बोल रहे हैं। और अब अजीत पवार जो कि पहले दिन तो बड़ा तीखा रिएक्शन दिए थे कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, अब उनको झुकना पड़ रहा है। तो ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन अगर आप देखें तो अजीत पवार नहीं, लेकिन वो जो बात कह रहे थे अजीत पवार समीर जी कि बीजेपी के भी अपने लोग हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस नारे से। बीजेपी को ये सोचना होगा कि बीजेपी को क्या उनकी जरूरत है। मैं बात पंकजा मुंडे की भी कर रही हूँ, मैं चौहान साहब की भी कर रही हूँ। देखिए, अशोक चौहान की अगर बात करेंगे तो वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी में, उनका पूरा जीवन कांग्रेस के अंदर गया, तो उनकी बात भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत बात नहीं है। पंकजा मुंडे ने जरूर इस बात का जिक्र किया सार्वजनिक रूप से। और देखिए, पंकजा मुंडे जिस क्षेत्र की राजनीति करती है वो मराठवाड़ा की राजनीति करती है। बीड से वो चुनाव लड़ी थी, हालांकि बाद में वो चुनाव हार गई, 2019 में चुनाव हारी, 2024 का लोकसभा चुनाव हारी। और पंकजा मुंडे ने जरूर ये बात कहा कि भाई मेरी अगर पार्टी का ये मत हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत मत ये नहीं है कि मैं इस तरह की राजनीति को सपोर्ट करते, ये उनका निजी राय हो सकता है। और जब पार्टी के नेताओं से पूछा गया महाराष्ट्र के अंदर कि पंकजा मुंडे इस बात का विरोध कर रही है, तो पार्टी ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय, पार्टी की जो लाइन है वो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और जो देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी हर सभा में कह रहे हैं, पार्टी की वो अधिकृत लाइन है और पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तय कर लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को लेकर ही चुनाव के अंदर जाना है। और जिस आक्रामकता के साथ देवेंद्र फडणवीस हर रैली में इसका जिक्र कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से इसका जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ के संगठन के जो स्वयंसेवक है वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे हैं, जो बैठकें ले रहे हैं, वह इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कैसे हमें वोट के आधार पर बंटना है और एक साथ मिलकर वोटिंग करना है, जाति के आधार पर नहीं बंटना है। मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर बहुत असर कर रहा है। और अभी तो 3 दिन बाकी है, 20 तारीख को वोटिंग होगी। वोटिंग के दिन मुझे लगता है कि वोटर्स को भी इसी आधार पर निकाला जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा निकले और वोटिंग अपने पक्ष में करें। मुझे लग रहा है जो इस मामले में बाजी मार लेगा वो चुनाव जीत जाएगा। बिल्कुल। एक छोटी सी बात जरूर, अभी मैं स्क्रीन पे नंबर देखते हुए, ये सारे लोग कह रहे हैं, सारे मुसलमान टूट पड़े हैं, सब एकदम से कुर्ता पजामा टोपी लगा के चल पड़े हैं, मस्जिद से करवा देंगे ऑटो। कितना दिया है टिकट इनको? कुल 9 टिकट इनको दिया है। मुसलमानों को टिकट तक नहीं दिया है महाविकास आघाड़ी ने। और अगर अजीत पवार की बात करेंगे तो अजीत पवार ने भी तो 5 लोगों को टिकट दिया है, तो उसके बावजूद इनको क्यों वोट नहीं करेंगे, ये भी तो सवाल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की सरकार से, हर राज्य सरकार के चुनाव में आपको दिल्ली की सरकार हो उसके खिलाफ वोट करना है। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक आइडिया हुआ ना। तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि आप वोट और जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, ये तो मुसलमानों को खुद सोचना होगा ना कि क्या वो किसी एक संगठन, किसी एक मौलाना को अपने वोट का ठेकेदार बनाना चाहते हैं, या वाकई में उन्हें जो फायदा मिल रहा है उसके आधार पर वोट करना चाहते हैं। ये दिमाग खोलने का काम तो उन्हें खुद अपने अंदर झांक कर करना होगा, लेकिन वो करते हैं या नहीं वो तो 23 तारीख को पता चलेगा।